यथावत देखो देखो, सवाल आपका ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, आपके पास एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दरमियान एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, आपको ऐसे भी बना सकते हैं इसको। एरिया वेक्टर क्या होता है सर, इट्स नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है ना, इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे करके देखे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके दरमियान एंगल कितना है सर, ये 30 डिग्री। आपको मालूम है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर जब पैरेलल में होते हैं तभी आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है, मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, ये आपके पास एक बॉडी आपके पास है, कोई ये बॉडी आपके पास है, इसमें फील्ड लाइंस कब पास होगी सारी, ये तब पास होगी जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो गए पैरेलल, सरफेस के क्या हो गए नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल, लेकिन आपस में क्या हो गए सर पैरेलल हो गए। लेकिन ये सब एट सम एंगल है, हर कोई फील्ड लाइन यहाँ पे पास नहीं होगी। ठीक है ना, सो यहाँ पे भी आपके पास वही बोला कि अब बताओ रिजल्टेंट फ्लक्स कितना आएगा, और गिवन भी है एंगल 30 डिग्री है। सो पहले हमें मालूम है कि सर फ्लक्स जो आपके पास होता है वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस, है ना सर। सो ये किसके बराबर आएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, थीटा भी गिवन है। ई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, बता दो ई का मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, दैट्स -1 स्क्वायर वो क्या आएगा 1, 0.2 का स्क्वायर वो क्या आएगा 0.04, ठीक है, प्लस 3 का -3 का स्क्वायर 9, सो इसको ऐड करेंगे, 9 + 1 = 10, सो इट विल बी 10.04, है ना सर। इसको ऐसे लिखे सर, इसको ऐसे लिखे, ये 0.2 का स्क्वायर है ना सर, ये वाली चीज़, ठीक है। नियर अबाउट 9 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 का 3 है, स्क्वायर रूट में कह रहा हूँ, 9 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है सर इट इज़ 3। 10 अच्छा 4 का 16 का कितना होता है सर 4, सो यू विल से दैट कि आपके पास ये जो 10.04 है ना, इट इज़ ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 16, बट ग्रेटर देन मतलब 3 स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर, ये कहोगे ना। सो ये 9 आ जाएगा ना आपके 10.04, ये आएगा 3 के करीब आंसर, इसका रूट आएगा ना। सो विल राइट हियर नियर अबाउट इट कम्स आउट टू बी 3.1, 3 ऐसा कोई, या कोई लिखेगा सर 3.1 से ज़्यादा थोड़ा सा 3.2, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ। सो 3.2 इसका वैल्यू निकला। यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। दूसरा यूनिट भी इसका है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे, अब मुझे क्या निकालना है, ds है ना, ds मतलब ये एरिया। कैसे निकालेंगे एरिया, ये तो स्क्वायर है, साइड स्क्वायर आ जाएगा, सो ये आएगा 0.1, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10⁻², ये एक साइड है, इसी तरह दूसरा साइड 0.1 × 10⁻²2, ठीक है ना। अच्छा 0.1 × 0.1 0 है ना 0.01 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, एक 2 स्टेप आगे चढ़ा, ये बनेगा 10⁻⁻6, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब निकला ds भी, ये भी। अब बताओ फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाई का वैल्यू आने वाला है, ई का वैल्यू क्या निकला 3.2 इंटू ds का वैल्यू कितना निकला 10⁻⁻², cos 30 डिग्री कितना होता है 1/2, है ना सर, सॉरी 1/√3/2। अच्छा इसको करेंगे 2 1 आर 2 2 6 आर 12, √3 × 10⁻⁻6, ये यूनिट क्या आएगा वेबर। ठीक है, आइए बात समझ आया, अब आएगा करना, चाहे ना समझी सच को ना, हाँ आया मतलब नहीं ऐसे नहीं वैसे आया, हाँ चलो ठीक है। आज हमें पढ़नी है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, आज का टॉपिक जो है दैट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ की हमें यहाँ एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। कौन सी क्या 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 कौन सा बताओ, सवाल क्या था, क्या था
हाँ कुछ खाया था कल तो ब्रेर छोड़ के हम तो मजती का सान कम अज़ कम ये तो मालूम मुझे पेपर क्या रखना है, कितना पढ़ा है आपने। अरे वही टॉपिक्स रखे जो आपने पढ़ा था, अप टू डेट वाला, ठीक है। अरे ध्यान रखो। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है सर, इससे हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनडायरेक्टली, ठीक है ना। वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से, सिमेट्रिक बॉडी से। किन से सर, सिमेट्रिक बॉडीज। इतना ही नहीं, क्या एसिमेट्रिक बॉडी से नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हो सर, आप एसिमेट्रिक बॉडी से भी निकाल सकते हैं सर। फिर क्या करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए सर, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कौन, अगर आपके पास एसिमेट्रिक बॉडी भी होगी। एसिमेट्रिक का मतलब उसके डायमेंशंस सेम नहीं रहने वाले। मतलब सिमेट्रिक बॉडी की एक एग्जांपल दो, आप बोलोगे सर यहाँ पे स्फीयर है ना सर, आप बोलोगे यहाँ पे सिलेंडर है ना सर, कोई बोलेगा क्यूब। दीज आर व्हाट बॉडी, सिमेट्रिक बॉडी। एसिमेट्रिक बॉडी कोई भी इरेगुलर ऐसे करके उठाओ, है ना सर। सो इसकी वजह से भी आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, अगर इस पर कुछ चार्ज है सो आप गॉस लॉ से निकाल सकते हो। बट एक ही चीज़ है, आपके पास फील्ड क्या होना चाहिए सर, वो होना चाहिए कांस्टेंट। लेकिन एसिमेट्रिक बॉडीज में फील्ड कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गॉस लॉ से फाइंड करते हैं, किन बॉडीज के लिए सर, सिमेट्रिक बॉडी। अगर ऐसा होता कि इसकी वजह से कांस्टेंट रहता तब भी हम फाइंड कर सकते थे। लेकिन रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिमेंबर दैट वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स you can calculate whether that body is symmetric, whether that body is asymmetric। ध्यान रखना, आप गॉस लॉ से, यूजिंग गॉस लॉ, बताओ गॉस लॉ क्या कहता है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट जो कि बराबर किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस, है ना सर, इंटीग्रल है कि नहीं। ये किसके बराबर, इसने बोला 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ध्यान रखो, फ्लक्स आप किसी भी बॉडी से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वेदर वो सिमेट्रिक बॉडी हो एसिम, सिर्फ चार्ज एनक्लोज पता होनी चाहिए, है ना सर। अगर आपको चार्ज एनक्लोज पता है, डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से, आपका फ्लक्स निकल आ जाएगा। लेकिन यूजिंग गॉस लॉ यू कैन फाइंड द फील्ड, यू कैन फाइंड द फील्ड अगर बॉडीज आपके पास क्या होगी सर, सिर्फ सिमेट्रिक बॉडीज होगी। एसिमेट्रिक बॉडी से आप फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन। आप ध्यान रखो क्या क्या आपके पास यहाँ पे वो एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है, 3 एप्लीकेशंस, चाहे आप बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर किसी में आ जाएगा। फर्स्ट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, चाहे वो स्फीयर आपके पास हॉलो स्फीयर हो, चाहे वो स्फीयर आपके पास सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, उसकी वजह से भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी एप्लीकेशन आपके पास है, मे बी आपको मालूम होगा, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब ये शीट आपके पास है, दिस इज अ शीट, इस पे आपके पास चार्ज है, लेकिन ये इनफिनाइट है, मतलब शीट आपको नहीं मालूम है ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। इसी तरह आपके पास लाइन ऑफ चार्ज है, अलोंग द लाइन आपके पास यहाँ पे चार्ज है, इस लाइन पे चार्ज है, लेकिन ये जो लाइन ऑफ चार्ज है ना आपके पास, ये जो वायर आपके पास होगी या कोई भी कंडक्टर आपके पास होगा, इसमें इसकी जो लेंथ है वो इनफिनाइट तक है। वी डोंट नो कि इसकी लेंथ कितनी है, बट एक चीज़ है, ये सिमेट्रिक होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ, ये जो एप्लीकेशन है उन्हीं बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जो कि क्या होगी सर, सिमेट्रिक बॉडी। सो पहली आपके पास जो एप्लीकेशन है, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। बनाएंगे यहाँ पे इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, उसकी वजह से देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लीजिए आपके पास ये इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज आपके पास है, मतलब कि इस पे चार्ज होगा और ये कहाँ की तरफ एक्सटेंड होगा, इनफिनाइट तक। वी डोंट नो कहाँ तक, इनफिनाइट का मतलब है इसकी लेंथ नहीं मालूम है, यू डोंट नो द लेंथ आपको नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ गिवन आपके पास होगा, वो क्या चीज़ गिवन होगी सर, इस पे जो चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर लाइन होगी तो चार्ज जो होगा ना डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ लाइन, वी डिस्कस ए क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको,
लीनियर चार्ज डेंसिटी। कब डिस्कस करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को? वेन एवर द चार्ज इज यूनिफॉर्मली, चाहे नॉन यूनिफॉर्मली लेकिन यूजुअली यूनिफॉर्मली, इट इज सेपरेटेड, इट इज ऑक्यूपाइड ऑन ए लाइन, ठीक है, अलोंग ए लाइन, एक ही डायमेंशन जब आपके पास होगा। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से, और ये किसके बराबर होता है? स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ, स्मॉल चार्ज बाय, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग है कि नहीं? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिखो। अगर आपके पास यहाँ पे टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिखो अगर सिमेट्रिक है, लेकिन अगर एसिमेट्रिक है, सर क्या मतलब एसिमेट्रिक है? मतलब ये जो डेंसिटी है ना यहाँ पे चार्ज की, ये हर एक जगह सेम नहीं है। मान लीजिए 1 यूनिट लेंथ पे यहाँ पे 10 कूलम है, ऐसा हो सकता है दूसरी जगह 1 यूनिट कूलम पे 5 ही कूलम हो गए, है ना? 1 यूनिट चार्ज जो आपके पास है ना, 1 यूनिट लेंथ, यहाँ पे 10 कूलम, यहाँ पे होगा 5 कूलम, यहाँ 3 कूलम, यहाँ 15 कूलम, तो ये आपके पास एसिमेट्रिक आएगा। लेकिन अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ पे 1 यूनिट चार्ज लो आप, यहाँ पे लो 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ, हर एक जगह जो डेंसिटी ऑफ चार्ज वो क्या रहेगी सर? सेम। तभी आपके पास ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चार्ज का आ जाएगा, ठीक है? अब मुझे बोलो यूजिंग गॉस लॉ मुझे क्या फाइंड करना है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर से मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पी पे फील्ड कितना होगा? फील्ड यही निकालना है ना, ये आपके पास लाइन ऑफ चार्ज है, इस पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करके है। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी फील्ड बताओ कितना है? सो यूजिंग गॉस लॉ आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हमने एक चीज़ सीखा था कि आप क्या करते थे फील्ड निकालने के लिए? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते थे, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आप फाइंड करते थे, ठीक है? ये तो आपके पास एक यूजिंग कूलम्स लॉ आप निकालते थे। लेकिन अगर आपको गॉस लॉ से निकालना होगा तब कैसे करोगे, ठीक है ना? अब मुझे बताओ गॉस लॉ जो आपके पास है ना वो क्या कहता है? गॉस लॉ आपको कैलकुलेट करके देता है फ्लक्स, क्या देता है? देता है ना? गॉस लॉ से आप डायरेक्टली फील्ड नहीं निकालते हैं। गॉस लॉ इट्स यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट इनडायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट। अगर आपको सिर्फ पूछा जाएगा, देखो उधर क्या होगा ऑप्शन एंट्रेंस में भी या ऑब्जेक्टिव कुछ पूछा जाएगा, गॉस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट, लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या व्हाटएवर और भी कुछ, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे टिक देना है। आपको यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, वहाँ पे वरना ऐसे होगा, Gauss law has an application to calculate the electric field due to calculate the dash quantity due to symmetric bodies। वहाँ लिखा dash quantity क्या है? पोटेंशियल, फील्ड, फ्लक्स, समथिंग। तो आपको वहाँ पे क्या लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी से आप यूजिंग गॉस लॉ क्या करते हो? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास एप्लीकेशन का जिक्र किया होगा, ठीक है? ये बात याद रखना। अब मैं क्या कर दूँ? मुझे फ्लक्स, मैं फ्लक्स निकालूंगा इनडायरेक्टली, यहाँ पे क्या निकालूंगा? फिर मैं फील्ड, देखो कैसे मैंने फ्लक्स निकाला, इसको इसके साथ इक्वेट कर दूं, आपके पास यहाँ से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना? अब बताओ कैसे करेंगे? मुझे यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ध्यान रखो, इस पॉइंट पे आपके पास फील्ड देखना है। अब मैं क्या कर दूंगा? मैं देखूंगा ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे फील्ड होगा किसी चार्ज की वजह से, इसकी लेंथ तो नहीं मालूम है, ठीक है ना? मैं एक छोटा सा आपके पास हिस्सा लेता हूँ। मैंने बता दिया यहाँ पे मैंने एक सरफेस ली, अब इसकी लेंथ जो आपके पास है ना, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की वो कितनी है? L। मैं क्या इस पॉइंट के इर्द गिर्द एक बॉडी बना दूंगा, जिस बॉडी को क्या कहते हैं? एक सरफेस बना दो, उसको क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्लक्स। अब मुझे बता दो, ये जो आपके पास ये पॉइंट है ना, अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके इर्द गिर्द कैसी टाइप की आपके पास यहाँ पे बन सकती है सरफेस? सिलेंड्रिकल बनेगी ना, शुद्धि कथा, या इर्द गिर्द बन सिलेंड्रिकल। तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पहले गॉसियन सरफेस बना दूंगा, बना दो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो आपने बना दी ये सिलेंडर, ये पॉइंट P मान लीजिए, ये पॉइंट P है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है सर? यू आर सपोज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। मान लीजिए पॉइंट P कितनी डिस्टेंस की दूरी पे है? R मान लीजिए। यू आर सपोज टू फाइंड द फील्ड। आपने क्या किया? आपने उस पॉइंट पे इसके इर्द गिर्द, इस जो लीनियर चार्ज है इसके इर्द गिर्द क्या रखी? यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ आपके पास एक सरफेस, इस सरफेस को क्या कहा आपने? गॉसियन सरफेस। शाबाश, ये गॉसियन सरफेस है। अब मैं पहले फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा इनडायरेक्टली, फिर फील्ड। अब देखो कैसे फ्लक्स करेंगे। अब ध्यान रखो,
यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी ना किस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, हर एक डायरेक्शन में वो निकलेगी, है ना सर, निकलेगी। शाबाश, ध्यान रखो आपके पास ऐसा यहाँ पे सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस है। तो फील्ड लाइन, लाइन ऑफ चार्ज बीच में से इमेजिन कर दो, फील्ड लाइन इधर 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 से हर एक जगह से। अगर ये फाइनाइट होगी, अगर ये तो यहाँ से भी निकलेगी, निकलेगी ना, फाइनाइट मालूम को पाई आंध का टॉप और बॉटम आपको मालूम है, ऐसे रख सकते हैं। यहाँ से भी फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से भी फील्ड लाइन निकलेगी। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब आपके पास ये इनफिनाइट है, यू डोंट नो कि आपके पास इसके एजेस एंड्स कहाँ पे होंगे, ठीक है ना। सो फील्ड लाइंस आप एज्यूम करोगे जो कि सिर्फ कर्व्ड बॉडी से निकलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से, है कि नहीं। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलेगी आपके पास यहाँ पे फील्ड लाइंस। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब ये सरफेस है, फील्ड ऐसे है, फील्ड इस डायरेक्शन में है ना सर, शाबाश, ध्यान रखो। यहाँ एरिया वेक्टर कैसे पड़ेगा, इस सरफेस पे ऐसे पड़ेगा ना सर, पड़ेगा कि नहीं, शाबाश। अब यहाँ पे लो कोई सरफेस छोटी सी लीज सरफेस, शाबाश। अब बता दो एरिया वेक्टर कैसे पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में पड़ेगा ना, कैसे सर समझा दो, ऐसे। ये आपके पास कर्व्ड सरफेस, ये लाइन ऑफ चार्ज, फील्ड लाइन पड़ेगी ऐसे, निकलेगी ना ऐसे, तला तो ये एरिया वेक्टर वो पड़ेगा ना ऐसे ही, आउट हो, यहाँ 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 हर एक जगह ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पे 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास था वहाँ उसने पे होंगे, ये आपके पास टॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, एरिया वेक्टर ऐसे है ना, यहाँ पे टॉप है ना, चलो टॉप ये मान लो, ये आपके पास एरिया वेक्टर ऐसे है ना सर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है, ऐसे, इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90, है ना सर। तो यहाँ पे आप बता दोगे जो आपके पास ये वाली है ना एंड्स, ये जो आपने सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस, इसके एंड पे सिलेंडर, मैंने कह रहा हूँ वायर के एंड पे सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस, इसकी लेंथ फाइनाइट मैंने ली, सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस की लेंथ मैंने फाइनाइट ली, लेकिन जो वायर आपके पास है वो क्या है सर, इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एंगल जो होगा ये कितना होगा सर, इट विल बी 90 डिग्री। अब इधर बता दो, मान लीजिए ये सरफेस फर्स्ट है, ये सरफेस, और जो कर्व्ड सरफेस मान लीजिए वो है थर्ड। तो ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस फर्स्ट एंड, बताओ वो क्या होगा, φ1, बता दो φ1 की वजह से कितना होगा, ई डॉट ई डी एस कॉस ऑफ 90, वो शून्य होगा, है ना, कॉस 90 इज 0, इसलिए फील्ड लाइन ही नहीं है ना पर, फ्लक्स ऐसे क्या है, नहीं होगा कुछ। सिमिलरली φ2 भी कितना होगा सर, 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 कितना होगा सर, वो 0 होगा, ठीक है, हो गया। अब किसकी वजह से, अब मुझे बता दो नाउ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू, शाबाश, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, शाबाश, सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस विल बी कितना होगा सर, वो कितना होगा, मैं रखूँ यहाँ पे φ3, शाबाश, वो φ3, ठीक है सर। अब वो कितना होगा सर, आप ही ने बोला फॉर्मूला लगा दो सर, वो तो आपके पास बराबर है, वो तो आपके पास बराबर है ई डॉट डी एस, ठीक है सर। तो वो क्या लिखोगे सर आप, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री 0, है ना सर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पे, हर एक कर्व्ड सरफेस पे, आप मत समझना सिर्फ इस जगह सर ने लिया ये वाली, नहीं, यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर ऐसे, फील्ड लाइन है ना यहाँ पे, ऐसे करके हर एक जगह ऐसा ही होगा, ठीक है, आई बात समझ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 0 इज 1, तो यह आएगा ई डी एस, छोटा से, है ना सर, ये बात आई समझ, ठीक। अब मुझे बताओ, बट नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट ड्यू टू दिस सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस, वो कितना होगा, आपको मालूम है सर, वो किसके बराबर है, ई डॉट डी एस टोटल, है ना सर, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। गॉसला ये क्या था ना, ईशा मना गॉसला ये क्या था ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है, ये किसके बराबर का, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज,
इसी के बराबर होगा। चलिए ठीक है, अब ये जो फाइनेट है ना, ये कितना है आपके पास यहाँ पे, ये जो फाइनेट आपके पास है वो आया 5 1 प्लस शाबाश, वही आप लिख रहे हो E डॉट डी एस जो कि क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा ठीक, 5 1 तो 0 है, 5 2 0, 5 3 कितना है आपके पास, दैट इज ई डी एस। तो इसके बदले सिर्फ आ जाएगा ई डी एस, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिखूँ ई जो आपके पास डॉ ई डी एस आपके पास टोटल जो आपके पास फ्लक्स आएगा इस सरफेस की वजह से, ठीक है ना। अब मुझे बता दो ये किसके बराबर आने वाला है, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन, शाबाश, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन, क्योंकि इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से का छोटा टोटल जो इसकी वजह से आ जाएगा ई डॉट डी एस आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ध्यान रखो इधर, यह आपके पास है ई डी एस क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना सर। आपने अभी पढ़ा ना सर, क्या चीज पढ़ी आपने, आपने अभी पढ़ा कि सर जो आपके पास होता है लेमडा वो किसके बराबर था, क्यू बाई, है ना। अगर सिमेट्रिक होगा तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, लेमडा इंटू एल, ये आएगा ना। तो यहाँ लिखूँ मैं सर लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, लिखूँ सर, लिख सकते हैं ना या फिर। अब ई क्या निकलेगा बाहर, बता क्यों निकलेगा ई बाहर, इंटीग्रेशन से तो आप कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते तब तक जब तक कि वो चीज़ क्या हो, कांस्टेंट। देखो होगी कांस्टेंट, देखो कैसे। पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है सर, वो कैसे, मान लीजिए सेंटर से इस तक इस तक इस तक इस हर एक पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड में होगा ना, सेम, क्योंकि इंटीग्रेशन में वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि आर क्या रहेगा सर, सेम रहेगा ना, आर सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा सर, सेम। चलिए अकाउंट भी नेबर कटे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, डी एस। अच्छा क्यू क्या निकला सर, वो लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन। अच्छा ये आएगा ई इंटू, बताओ डी एस का मतलब छोटा एरिया है ना सर, डी एस का मतलब छोटा एरिया। अच्छा मुझे बताओ ये कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल, इंटीग्रेट का मतलब क्या है, ऐसे छोटे छोटे डी एस को क्या करना है सर, ऐड। ऐसे छोटे छोटे एरियाज है ना कर्व्ड सरफेस एरिया के, ये सब को क्या करना पड़ेगा, ऐड। सो जब मैं इन सब को ऐड करूंगा वो किसके बराबर आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो आप यू से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, आएगा ना, ये आया लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन। बता कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू एच, है ना, आर इसका रेडियस है ना सर, एच मतलब हाइट, वो क्या रखी हमने, एल रखा ना सर, इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखो यहाँ एल और एल क्या होगा, मतलब ये पता चला आप सिलेंडर की लेंथ कुछ भी लो, ये उसकी लेंथ पे डिपेंड, आप यहाँ गॉसियन सरफेस लेंथ एल लो, 2L लो, 3L लो, इनफिनाइट लो, लेंथ पे ये डिपेंड ही नहीं करता, मत ना करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा बाई ये डिवाइड होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर है, ये है इलेक्ट्रिक। इफ यू सी इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, है ना सर, ई वेरीज 1 बाई आर टाइम्स, जितना आर बढ़ेगा उतना ही फील्ड क्या होगा, कम कम, और ये डिपेंड करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, लेंथ पे ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया 2 इंटू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 2 से मैंने ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, के, तो इसको लिखूँ 2 के लेमडा बाई आर के बराबर है। ऐसे भी आपको कभी कभार बोला जाए, तो अगर इसकी वेरिएशन देखी जाए इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरिएशन होगी इसकी यहाँ से E और यहाँ से R का वैल्यू, ठीक है। मुझे मैं कन्फ्यूजन समझ आओ, कायतन कौन सा ये, अच्छा लेमडा का वैल्यू Q बाई एल था ना, तो Q क्या आएगा, लेमडा इंटू एल। टोटल फ्लक्स आएगा सिर्फ φ3, है ना सर, टोटल फ्लक्स आएगा सर कितना, φ3, इस छोटे एरिया की वजह से, टोटल की वजह से क्या आएगा, इंटीग्रेट, है ना सर, लिखा आपने, वो किसके बराबर है, ई डी एस, क्योंकि cos 0 इज 1 डाला यहाँ पे। अब क्यू एनक्लोज के बदले क्या लिखा, क्यू एनक्लोज के बदले क्या लिखा, लेमडा इंटू एल, चुना क्यू के बदले लेमडा इंटू एल, ई बाहर निकलेगा क्योंकि यूनिफॉर्म, डी एस मतलब को लाकुट एरिया,
ds का मतलब छोटा एरिया, ऐसे छोटे छोटे एरियाज कर्व्ड सरफेस एरिया पे ऐड करेंगे, वो निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि 2 पाई आर एल होता है। एल और एल क्या होगा, कैंसल, ई का वैल्यू आया लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई आर, गैस डिवाइडर्स में बेचो एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर है ना। ठीक सा, ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसको बंद कर दो, ये पहली